नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। सरकार के दावे के बावजूद प्रदेश में बिजली का संकट गहरा रहा है। अडानी और टाटा की कंपनियों से बिजली मिल नहीं रही और इस वजह से बिजली कटौती की एक बड़ी समस्या हरियाणा में है। इससे उपभोक्ता से लेकर के उद्योगपति तक सब परेशान है। बिजली का संकट आखिर कैसे दूर होगा, बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं। लोगों का जीना मुहाल हो रहा है और इस भयंकर गर्मी में बिजली कट जाए तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इन दिनों हरियाणा में बिजली संकट से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की कटौती एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कई घंटों तक होती है और बिजली कट से ग्रामीण, व्यापारी, उद्योगपति सबका हाल बेहाल है। बाड्रा के कई गांवों के लोग बिजली कट से परेशान होकर रोड पर उतर आए। उन्होंने पहले विरोध जताते हुए धरना दिया, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, जिसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने बाड्रा से भिवानी सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। किसानों ने 6 गांव के किसान आज इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने का कारण ये है कि अघोषित बिजली कट लग रहे हैं। रात को कोई बिजली की कोई सप्लाई नहीं है, दिन में कोई सप्लाई नहीं है और किसान आज कपास की सिंचाई के लिए जो परेशान हो रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चे जो परीक्षा के लिए रात को तैयारी कर रहे हैं उसकी हमें परेशानी हो रही है। इसके लिए आज हम काकड़ोली सरदारा के पावर हाउस पे इकट्ठे हुए हैं। यही हाल झज्जर के गांव का भी है। बिजली का संकट ना हो, इसके लिए गांव झाड़ली में पावर प्लांट लगाए गए। लोगों को उम्मीद थी कि आसपास के गांव में बिजली संकट नहीं होगा, लेकिन गांव झाड़ली सहित 4 गांव में बिजली के भयंकर कट से लोग बेहाल हैं। वहीं बिजली अभियंता ने लोगों को ढांढस बंधाते हुए परेशानी को दूर करने का आश्वासन जरूर दिया। रीजन होते हैं इसके पीछे। आपकी बार गर्मी थोड़ी सी एडवांस स्टेज पे आ गई और जिससे एकदम से टेम्परेचर बढ़ने से कहीं ना कोई जनरेशन यूनिट्स में कुछ इफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण कई बार फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए वो पावर सप्लाई डिफिक्ट होगी थोड़ी सी, तो उसको रेगुलर करने में हम लगे हुए हैं। जल्दी से हम रेगुलर कर रहे हैं। बिजली कट से कितने परेशान हैं फरीदाबाद के उद्योगपति, अब आप खुद ही सुन लीजिए। अरे इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हमें पहले पता लग जाए कि इतने बजे से इतने बजे कट है तो हम अपनी प्लानिंग कर लें, हम वर्करों को ना बुलाएं, हम अपनी शिफ्ट स्टार्ट ना करें, हम अपना माल ना डालें, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाइयों का कंटिन्यूस प्रोसेस है। मान लो जैसे भट्टियाँ चल रही हैं तो उसके अंदर जो माल है अगर या पेंट्स चल रहा है, अगर जैसे ही बिजली का कट है तो वो जो भी उसमें माल रहता है वो सारा खराब हो जाता है, तो उसकी तो कोई भरपाई हो ही नहीं सकती इतना ज़्यादा। जिस तरह से अब कट चल रहे हैं, रात को 4-4, 5-5 घंटे के लिए लाइट बंद हो जाती है, तो अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम अधिकारियों से मिलके इसके बारे में इनका प्लान पूछेंगे कि क्या है और आगे हम किस तरह से काम करेंगे, इसके लिए हम बातचीत करेंगे। हम तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो टूट जाता है। उसके टूटने से हमारा बहुत नुकसान होता है। जो मटेरियल अंदर रहता है बेकिंग ओवन में वो सब खराब हो जाता है। उसको दोबारा कपास की बिजाई का पीक सीजन है, बावजूद इसके बिजली नाम मात्र की मिल रही है, जिससे किसान भी परेशान है। राज्य में हर रोज औसतन 8000 मेगावाट बिजली की मांग है। अब देखना होगा कि बिजली का संकट कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो ये बात तो हुई समस्या की, लेकिन समस्या हो और उस पर सियासत ना हो, ऐसा भला कब होता है। बिजली संकट को लेकर सियासत गरमाई हरियाणा के अंदर। एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल आश्वासन दे रहे हैं कि 1-2 दिन में बिजली कट से निजात मिलेगी, तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इसके लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बता दिया है। से आज की 29 अप्रैल में पावर शॉर्टेज स्वाभाविक है। इन दिनों में वैसे तो हर साल होती है, सब प्रांतों में होती है, यहाँ भी थोड़ी शुरू हुई है। अडानी का एक डिस्प्यूट है। मैंने स्वयं कल बात की है अडानी से, तो 22 को या 23 को उनके साथ एक मीटिंग होने वाली है। तो थोड़ा बातचीत करने के बाद लगा है कि जल्दी उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि शॉर्टेज के जब दिन होते हैं तो पावर कंपनी जो हैं खुले में बिजली बेचना शुरू करते हैं। बहुत महंगी बिकती है उनकी, और जब स्पेयर होती है उसमें सस्ती भी लेते हैं हम। लेकिन आजकल चूँकि महंगी का ज़रा समय है, तो छोटे मोटे झगड़े करने के बाद कैसे डिस्प्यूट खड़े किए जाए, ये पावर कंपनी सरकारों के साथ करती हैं।
लेकिन मुझे लगा है कल जो मेरी बातचीत हुई टेलीफोन पर कि एमिकेबली 1-2 दिन के बाद ये समझौता कर लें। बिजली की तो किल्लत है, हरियाणा में तो होने का सवाल ही पैदा नहीं था, लेकिन जो अपने ही इनकी थर्मल प्लांट हैं, चाहे खेदर का है चाहे कोई है, वो 14-14 महीने से चलाई नहीं इन्होंने। कट लग रहा है, जहाँ पे जाओ वहीं कट लगता है, कई घंटे का अखबारों में पढ़ो, सारे अखबारों में। तो ये तो हुई राजनीतिक बात, लेकिन समस्या आखिर क्यों है, आइए आपको एक बार ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि आखिर ये समस्या हरियाणा के अंदर हो क्यों रही है, पावर कट क्यों लग रहे हैं। हरियाणा में बिजली का संकट इस समय गहराया हुआ है। रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया किस तरह से लोग परेशान हैं, चाहे आम जनता हो, उद्योगपति हो, दिक्कत हो रही है जो कि पावर कट हो रहे हैं। अब इसके कारण समझिए। हर रोज औसतन 8000 मेगावाट ये बिजली की डिमांड है जो कि हरियाणा के अंदर होती है, यानी कि औसतन 8000 मेगावाट जरूरत है रोजाना की, जो कि हरियाणा को चाहिए। उपलब्धता 6500 मेगावाट बिजली की है। अब इसमें जो गैप है, यही समझिए कि जो कट है, पावर कट है, उसका कारण बन रहा है। 1000 मेगावाट बिजली खरीद की तैयारी सरकार ने अपने स्तर पर शुरू कर दी है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी आज किया कि 2 दिन में ये समस्या दूर होगी। अभी दिक्कत ये आ रही है कि अडानी और टाटा ग्रुप से जो बिजली है जो मिलती थी हरियाणा को, वो अभी उस तरह से नहीं मिल पा रही है और इस वजह से ये जो गैप है और बढ़ गया और अब उपभोक्ता और उद्योगपति हैं वो परेशान हो रहे हैं। उपभोक्ता इसलिए परेशान हैं क्योंकि गर्मियों में लाइट कटना अपने आप में बड़ी समस्या हो जाता है और उद्योगपतियों के जो उद्योग हैं जो कि बिजली के सहारे चल रहे हैं उसमें दिक्कत सामने आती है। तो ये समस्या इस समय हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है, संकट गहराया है और अब इसका समाधान सरकार किस तरह से करेगी या 2 दिन की बात जो मुख्यमंत्री ने कही है इसको किस तरह से 2 दिन के अंदर हल किया जाएगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह से तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लोगों की बातचीत को हमने आपको सुनवाया। दोनों में ही आपने देखा, चाहे आम आदमी हो, बढ़ती हुई गर्मी में हाल बेहाल है और इस समय पंखे, कूलर, फ्रिज ये सब ना चलें तो आप समझिए कितनी दिक्कत होती है। और फिर इस समय अगर आप खेती किसानी के नाम से भी आप इसको देखेंगे तो बिजाई का भी सीजन शुरू हो रहा है और ऐसे में किसानों को भी बिजली फिर सही तरह से उपलब्ध नहीं होती, दिक्कत वहाँ पर भी आती है। और उद्योग तो कि चलते ही हैं, उद्योग बिजली के सहारे और वहाँ पर भी पावर के कट हो रहे हैं, इसलिए उद्योगपतियों को भारी नुकसान हो रहा है। कोरोना काल के बाद भी उद्योग खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब अगर उसमें पावर कट भी समस्या बनना शुरू हो जाए तो जाहिर बात है संकट बड़ा है। लेकिन अब इसका समाधान सरकार को ढूंढना है। सरकार ने इसलिए आश्वासन दिया है, हालांकि इस पर राजनीति होना लाजमी है और वो राजनीति शुरू हो गई हरियाणा के अंदर, क्योंकि नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इसको लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि थर्मल प्लांट चले हैं नहीं और सरकार की ये सीधे तौर पर लापरवाही है, नहीं तो हरियाणा के अंदर बिजली का संकट हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। अब कुल मिलाकर के देखना यह है कि ये जो समस्या इस समय खड़ी हो गई, बिजली की जो बड़ी समस्या इस समय है हरियाणा वासियों का सामने, इसका समाधान किस तरह से किया जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, बात जो मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है, जाहिर बात है कि वो बातचीत के आधार पर ही मुख्यमंत्री ने इस बात का आश्वासन हरियाणा वासियों को दिया है कि 2 दिन के अंदर ये समस्या काफी हद तक सही हो जाएगी। और कोशिश सरकार की यह है कि पावर कट इस बार अब आगे आने वाले जो समय है, क्योंकि गर्मी अभी और ज़्यादा बढ़ेगी और सताएगी, इसलिए उसमें हरियाणा वासियों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। लेकिन अभी जो समस्या है उसका समाधान कैसे सरकार ढूंढ रही है, 2 दिन में ये समस्या कैसे दूर होगी और इसके पीछे के जो तमाम कारण हमने आपको इसके पहले बताए, ये जो सवाल राजनीतिक तौर पर इसको लेकर के उठाए गए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हमेशा की तरह बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की इस अहम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि आखिर हरियाणा के अंदर बिजली का संकट क्यों गहरा गया है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से जुड़े हुए अगले सवाल यह है कि 14 महीने से क्या पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि इस सवाल को उठाया गया नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने। उद्योगों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी, उद्योगपतियों की बातों को हमने आपको सुनवाया, आपने देखा कि उद्योगपतियों ने बताया कैसे उनको भारी दिक्कत हो रही है, नुकसान है। बिजली कटौती से जनता बेहाल है और उपभोक्ता जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, इस भयंकर गर्मी में भी आप देखिए किस तरह से उनको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रमन मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी, आपका भी स्वागत है। अर्जुन सुढ़ैल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। अर्जुन सुढ़ैल जी, आपका भी स्वागत। प्रमोद राणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद की तरफ से। प्रमोद राणा जी, आपका भी स्वागत है।
रमन मलिक जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, चूंकि अभी हम लोगों ने देखा और मुख्यमंत्री ने भी जो बात कही वो भी हमारे दर्शकों ने सुनी, लेकिन हरियाणा के अंदर जो बिजली का संकट इस समय हो गया है उसको लेकर के कुछ सवाल उठने शुरू हुए और खासतौर से भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, नहीं तो हरियाणा के अंदर इस तरह से बिजली की क्राइसिस हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या वजह है, क्यों पावर कट झेलना पड़ रहा है हरियाणा वासियों को और इससे कैसे निपटेंगे, क्या तैयारी है? रमन मलिक जी। पावर खरीदने की तैयारी और जो रानी और टाटा पावर के साथ जो हमारा करा था उसके ऊपर वो दो विषय है। तो सबसे पहले जो मूल जो है अदानी पावर, अदानी जब पावर अदानी अंबानी उन्होंने अदानी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रमन मलिक जी, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, आपकी ऑडियो में कुछ इंटरप्शन है क्योंकि आपकी ऑडियो मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही रमन जी, और मुझे लग रहा है फिर इस तरह से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपके पास दोबारा से आता हूं, दोबारा हम आपको कनेक्ट करते हैं, लेकिन उस बीच में मैं प्रमोद राणा जी आपका रुख करूंगा। प्रमोद जी, मुझे ये बताइए, चूंकि आप तो आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के तरफ से जुड़े हमारे साथ, दिक्कत इस समय हो रही है क्योंकि तमाम उद्योगपतियों के साथ भी हम लोगों ने बातचीत की, उनका भी कहना है कि भारी नुकसान उनको इस समय हो रहा है। लेकिन प्रमोद राणा जी, इस समय ये जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको किस तरह से देखते हैं और आपको क्या समझ में आ रहा है, किस तरह की दिक्कतें हैं अभी आप लोगों के सामने इस पावर कट को लेकर के? प्रमोद राणा जी। पहले तो देखो जी, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो खुद समस्या और हम ये उम्मीद करते हैं कि समस्या दूर हो जाएगी, नहीं तो जो आज की पहले। प्रमोद जी, मुझे आपको भी रोकना पड़ेगा, आपकी ऑडियो भी स्पष्ट नहीं है, मुझे लग रहा है शायद आज कुछ तकनीकी समस्या है, मेहमानों की आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है और मैं कोशिश करता हूं कि ये टेक्निकल फॉल्ट जल्दी से दूर हो, उसके बाद हम लोग आपके साथ कनेक्ट हों। लेकिन उस बीच में अहम सवाल यही है क्योंकि जिस तरह से ये पावर की क्राइसिस है या फिर जो पावर कट हो रहे हैं, अब इसको किस तरह से सही करेगी सरकार, और सरकार ने जो 2 दिन की बात कही है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि उनकी अडानी के साथ बातचीत हुई है और ये बहुत जल्द दूर होने वाला है। 2 दिन का समय अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है और किस तरह से ये समस्या दूर की जाएगी ये देखना होगा। लेकिन हाँ, अब पावर क्राइसिस या पावर कट अगर शुरू हुआ है तो जाहिर बात है कि उसको लेकर के सवाल उठते हैं, आम जनता परेशान है। बहुत सारे हमने आपको लोगों के व्यूज आपको सुनवाए, आपने देखा किस तरह से चाहे आम उपभोक्ता हो, व्यापारी वर्ग हो, इंडस्ट्रीज के लोग हों, परेशान हो रहे हैं क्योंकि एक तो बढ़ती हुई गर्मी के अंदर वैसे भी लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं और ऊपर से अगर पावर कट हो रहे हो तो जाहिर बात है ये समस्या और ज्यादा विकराल होती है और इसलिए ये समस्या और बढ़ती हुई अभी दिख रही है। प्रमोद राणा जी से एक बार फिर से कोशिश करते हैं कनेक्ट होने की। प्रमोद जी, आवाज मिल रही है स्पष्ट आपको मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं प्रमोद जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। मैं कोशिश करता हूं एक बार। महिमा जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी महिमा जी, किस तरह से देख रही हैं और क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये सरकार की उदासीनता है या लापरवाही है इसलिए ऐसा हो रहा है? निश्चित तौर पर आयुष जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये जो सरकार है ये इसके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये नियत अपनी साफ नहीं करते कभी भी आयुष जी। आप ये देखिए कि आज भी जो बिजली को लेकर के दावा है प्रदेश के, जो दावा ये सरकार ठोकती है वो बिल्कुल अलग है, जबकि उसके बजाय जो हम देख रहे हैं 2 प्लांट ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं और जबकि प्रदेश जो है वो बिजली की समस्या से जूझ रहा है। हमारे नेता राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि देश भर में भी जो कोयले के स्टॉक्स हैं वो इतने निम्न स्तर पर आ गए हैं कि आज पूरे देश के ऊपर बिजली का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन प्रदेश की यदि बात की जाए आयुष जी, तो हमारे माननीय जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की बात कही भी है और इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है कि जहां एक तरफ आज जो बिजली का 12,175 मेगावाट का जो दावा है सरकार का कि हमारी इतनी कैपेसिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे आधी से कम 6,000 मेगावाट बिजली ही मात्र क्यों उपलब्ध है? ऐसा क्यों है? और उसके कोई कारण क्या सरकार हमारे जो प्रदेशवासी हैं उनको दे पाने में समर्थ है या देना चाहती भी है?
आज सवाल ये है कि क्या ये सरकार अपनी जवाबदारी मानना चाहती है, क्या सवालों के जवाब देना चाहती है, नहीं देना चाहती। चाहे वो संस्कृति स्कूलों की बात हो, चाहे वो 134 की बात हो, या चाहे आज वो बिजली की बात हो, सिर्फ और सिर्फ सरकार गुमराह करना चाहती है। पानीपत के अंदर जैसा मैंने पहले कहा कि चालू हालत के बिजली के 4 संयंत्र नष्ट किए गए। वो ऐसा क्यों हुआ? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के दावे के बाद उतनी बिजली क्यों नहीं मिल रही है? इसका कोई जवाब सरकार से हमें मिलता नहीं है। आज चाहे घरेलू उपभोक्ता हो या फिर चाहे वो कमर्शियल हो, हर व्यक्ति, हर उपभोक्ता आज समस्या में है। कोई चारा ही नहीं है लोगों के पास। घंटों घंटों बिजली नहीं रहती है। जो विकासशील शहर भी है वहां पर भी आज यही परिस्थिति बन चुकी है कि वहां आपको बिजली की सप्लाई जितनी मिलनी चाहिए समुचित सप्लाई नहीं मिल रही है। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। और ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है रमन मलिक जी शायद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपने कहा सरकार को जवाब देना चाहिए, मैं उनसे ही जवाब लेता हूँ। रमन मलिक जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर आंसर चाहिए। दो चीजें आपके मास्टर रखना चाहता। सबसे पहले जो करार और अदानी के खरीदने की उस दोनों के अंदर बड़े मजेदार बात है। वो फायदा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी जगह जो प्राइवेट कंपनी को यमुनानगर हो गया था वाला, उसके अंदर एक क्लॉज डाल दिया कि यहाँ 750 मेगावाट के ऊपर की प्रोडक्शन होगी। चलिए, मुझे लग रहा है तकनीकी समस्या है। देखिए रमन जी, मुझे भी आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही और अर्जुन जी ने भी यही बात कही कि शायद उन तक भी आवाज़ नहीं पहुँच रही। मैं कोशिश करता हूँ एक बार। अर्जुन जी, आपको मिल रही मेरी आवाज़ स्पष्ट? जी, आपकी आवाज़ मिल रही। नहीं, ठीक है अर्जुन जी, मुझे लग रहा है कि शायद कुछ तकनीकी समस्या मैं आपको भी नहीं सुन पा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं महिमा जी से मैं सवाल लेता हूँ तब तक। महिमा जी, लेकिन चूंकि अभी आपने कहा, ये हम लोग अभी भूपेंद्र हुड्डा जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ये देखिए जो पावर प्लांट हैं वो पिछले चले नहीं 1.5-2 सालों से, और इस वजह से ये क्राइसिस इस समय क्रिएट हुई। लेकिन मुख्यमंत्री तो आज भी कह रहे थे कि हमने बात की है, 2 दिन का समय लगेगा और उसके बाद ये जो स्थितियाँ हैं वो सही हो जाएंगे। उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप क्यों है महिमा जी? आरोप प्रत्यारोप नहीं है आयुष जी, बात यही समझने की है कि देखिए सवाल, जनता के सवाल, आज जो 65 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जो 6,57,000 कृषि कनेक्शन उपभोक्ता हैं, जो 1,16,000 जो दूसरे कमर्शियल उपभोक्ता हैं, मैं समझती हूँ ये इनके सवाल कौन उठाएगा? इनके सवाल उठाने को यदि भाजपा आरोप प्रत्यारोप बोलती है तो फिर बताइए कि सरकार की जवाबदेही कहाँ है? जब पंचायत के चुनाव की बात आती है तब यही बात होती है कि आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। आज बिजली की समस्या है तो भी यही बात है कि आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। आप ये बताइए कि एक आम जन, एक उपभोक्ता कहाँ जाए और वो किस प्रकार से सरकार से सवाल उठाए? क्योंकि आमजन को तो अपनी ही घरेलू समस्याओं में, कहीं गैस की समस्या में, कहीं शिक्षा की समस्या में, कहीं महिला सुरक्षा की समस्या में, कहीं बिजली की समस्या में उलझा के रख दिया है इस सरकार ने एक आम नागरिक को। तो उनकी आवाज यदि हम विपक्ष के तौर पर नहीं उठाएं, डिबेट्स पर बैठकर या बाहर निकलकर प्रदर्शन करके सवाल न पूछे तो कैसे पूछे? आज एक आम उपभोक्ता, आप देखिए जगह जगह की रिपोर्ट में भी मैं हालांकि नहीं देख पाई, उसमें भी रहा होगा शायद कवरेज इस बात का, आम उपभोक्ता बाहर सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने के लिए विवश हो चुका है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है आयुष जी। चलिए ठीक है, रमन मलिक जी मेरे साथ जुड़ गए, कनेक्ट हो गए हैं। चलिए ठीक है महिमा जी, मैं शायद उनसे कोशिश करता हूं सवाल लेने की। रमन जी जवाब दीजिए, अगर महिमा जी की बात को भी आप सुन रहे हो, चूंकि जाहिर बात है लोग परेशान हो रहे हैं तो उसका हल तो आप लोगों को निकालना है। रमन मलिक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप सुन पा रहा हूं मैं आपको। ओके, बात ऐसी है कि 2 करार के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अदानी के साथ और एक अंबानी के साथ। जी। अदानी जी के साथ इन्होंने करार ऐसा करा कि जिसमें ये क्लॉज ही नहीं है कि अगर वो अपना करार पूरा ना करें तो उनके ऊपर डैमेजेस कैसे डालेंगे।
और वो गए कोर्ट की जी हमारा कोल का जो जो रेट है वो दुगना हो गया है, वो स्वयं गए हैं कोर्ट और कि जी हमारा कोल का रेट खरीद बढ़ गई है, इसलिए हमको कोल जो है उसके अनुपात में रेट दिया जाए। 2 रुपए 53 पैसे का जो रेट था अब हम उसको पूरा नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ अब वो ये भी बोलते हैं कि जो इस कोर्ट का डिसीजन जब तक आया तब तक जो समय है उसमें भी हमारे को बड़े दिए हुए भाव मिले। तो ये तो जो इन्होंने एग्रीमेंट करा कांग्रेस ने, ये उसकी वीकनेस है जिसकी वजह से सामने आई। दूसरी चीज जो है वो आ जाती है अंबानी जी वाला विषय। वो वहां पे ये होता है कि जो ये यमुनानगर का प्लांट जैसे है या दूसरे लगवाए थे, उनको ये छूट दी हुई है कि 750 मेगावाट की प्रोडक्शन के ऊपर जो होगा उसमें हरियाणा का हिस्सा है। तो मैं तो ये समझना चाहूंगा जो लोग अदानी अंबानी के राग अलापते थे, मंजीरें बजाते थे, वो अब बताएं कि वो अदानी अंबानी के असली दोस्त क्यों हैं? क्योंकि 2014 से पहले अदानी अंबानी बने हैं, 2014 के बाद नहीं बने। अब उसके अलावा आ जाइए, जो दोनों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हमारे, हरियाणा विद्युत निगम का जो दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी हरियाणा है, उनका लगभग 35,000 करोड़ का लोन था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मना कर दिया था कि हम आगे उन्हें फंडिंग नहीं करेंगे। ये इस सरकार ने उसको न सिर्फ उसका वो लोन को कैसे एडजस्ट करना है वो भी करा, उसके साथ साथ इस सरकार ने उनको आज स्थिति में ला दिया है कि वो 1500 से 2000 करोड़ के प्रॉफिट में है। ये भी आप देखिए। अब उसके अलावा आपको एक और चीज बता देता हूँ, एवरेज लाइन लॉस 2014 से पहले 36 से 38% था। आज लाइन लॉस जो है, जिसको में आप बिजली की चोरी डालेंगे, आप दूसरी चीजें करेंगे, वो 13.5-14% है। तो आप ये बताइए कि ये जो सारा काम हो रहा था प्रदेश के साथ, वो कौन कर रहा था? 6500 में से 5480 गांव जो है, मारा गांव, जगमग गांव के अंतर्गत अंदाजन 20 से 24 घंटे बिजली आती है। ये किसने कर दिया? बिजली के प्लांट का और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो असेसमेंट होती है और जो प्रोजेक्शन होती है वो 25 साल की बनती है। तो ये जो बार बार बोलते हैं ना कांग्रेस ही कि जी ये हमने बनवाया, ये हमने करा, ये कभी इनके पास था नहीं। ये तो पहले की प्रोजेक्शन थी कि अगले सालों में ऐसे बनना है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जो लोग अदानी अंबानी के मंजीरे बजाते थे और जिन्होंने प्रदेश के साथ इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार करा है, वो जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि बिजली की कमी है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति जो है वो आपके माध्यम से मैं जनता के सामने रखी है। चलिए ठीक है, महिमा जी से जवाब, महिमा जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले बताया कि सुरजेवाला जी ने बाकायदा इस बात को उठाया है और मीडिया के साथ एक प्रेस नोट साझा करके भी उस बात को कहा है। और मैं फिर दोहरा देती हूँ, जो हमारे नेता ने बात कही है, उन्होंने ये पूछा है इस सरकार से कि अडानी समूह के ऊपर जो ये खास मेहरबानी इस सरकार की है वो क्यों है, क्यों उनका ये सवाल है। इसलिए है आयुष जी, क्योंकि खट्टर चौटाला सरकार को ये भी बताना चाहिए, सुरजेवाला जी ने बात साफ तौर पे पूछी है कि 2008 में, अभी जिस बात का भाजपा के प्रवक्ता जिक्र कर रहे थे, 2008 में क्या समझौता हुआ? 2008 में हरियाणा सरकार के अदानी ग्रुप के साथ दीर्घकालीन एक समझौते के माध्यम से ये तय हुआ था कि 3 रुपए 36 पैसे प्रति यूनिट की दर से 1421 मेगावाट बिजली वो हरियाणा जो सरकार है वो लेगी। वो आज क्यों नहीं ले रही है हरियाणा सरकार? ये सस्ती बिजली का जो समझौता कांग्रेस सरकार ने किया था, उस समझौते में ये बाकायदा मौजूद है। ये हस्तक्षेप बीच में नहीं, आयुष जी बीच में नहीं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ रमन जी ठीक है, कंप्लीट कर। एक सेकंड रमन जी सुन ले। देखिए वैसे भी आज इंटरप्ट हो रहा है, थोड़ा सा ऑडियो का डिस्टर्बेंस है, एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा स्पष्टता रहेगी। महिमा जी को कंप्लीट करने दे, मैं आपको समय दूंगा। रमन जी आराम से जवाब दीजिएगा, आप आराम से जवाब दीजिएगा। पहले महिमा जी कंप्लीट कर लें, आप आराम से जवाब दीजिएगा। महिमा जी कंप्लीट। हमारे नेता ने तो इस बात को डंके की चोट पर पूछा है कि जो सस्ती बिजली का कांग्रेस ने समझौता किया था वो 3 रुपए 36 पैसे की दर से 1421 मेगावाट बिजली सरकार क्यों नहीं ले रही है? इसका जवाब भाजपा प्रवक्ता निवेश पर दे दी।
ठीक है, रमन जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो महिमा जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस करार, इस अनुबंध को तोड़ने के लिए कोर्ट अदानी समूह गया था और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी करार तोड़ने की उस अनुबंध में है ही नहीं। देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन एंड देयर इज नो प्रोविजन कि जी उसके अंदर आपको कोई नुकसान भरपाई करनी पड़ेगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो सबसे पहली बात तो वो आ गई थी। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी चीज है जिसको हमको समझना पड़ेगा कि ये जो दोनों इशू मैंने आपको पहले भी बताए कि 750 मेगावाट का एक कैपिंग डाल दी गई, प्राइवेट जो लगे जो 3-4 की बात करते हैं ना, जिसके हमने पावर प्लांट लगवाए, इसके अंदर कैपिंग डाल दी गई कि कितना बनेगा, तो उसके ऊपर में हरियाणा का हिस्सा है। तो जब ये हुआ तो उसके अंदर हरियाणा को हिस्सा मिल ही नहीं रहा। इन्होंने कभी उस अनुबंधित जो प्रोडक्शन है उससे ऊपर कभी गए ही नहीं वो लोग। तो मेरे को ये बताइए, मट्टी घट्टा पोल्यूशन तो झेले हरियाणा और फायदा उठाए वो लोग, तो ये ऐसा कब तक चलेगा? तीसरी चीज, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि प्रदेश कहीं से भी पावर खरीदने को तैयार है। हम कर रहे हैं अपनी बातें, जो बात होगी वहां पे 2-3 दिन का समय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, वो बिल्कुल काम पे लगे हुए हैं। तो ये तो है फैक्चुअल पोजीशन, लेकिन अपने ऊपर आग ना आए, क्योंकि सारा जो माया जाल है वो हुड्डा साहब का बनाया हुआ है। तो उसके लिए तो ये हुड्डा साहब को बचाने के लिए कांग्रेस के जो हुड्डा समर्थक है वो लगेंगे। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूं। देखिए, 2 मेहमान और जुड़े हुए हैं, मैं बहुत चाह रहा हूं कि अर्जुन जी की बात पहुंच जाए। अर्जुन जी, आवाज आ रही है आपको? अर्जुन जी, मुझे माफी के साथ फिर रोकना पड़ेगा, मुझे लग रहा है पता नहीं क्या तकनीकी समस्या है। मैं तो चाह रहा हूं अर्जुन जी मैं आपकी बात को सुन पाऊं, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। महिमा जी, आप जवाब दीजिए। मैं तो एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ। पहले सवाल का जवाब बड़े आधे अधूरे तरीके से और फिर से वही नेहरू और कांग्रेस के पीछे छुपने वाले तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने दिया। अब अगर जवाबदेही हमारी है और सारा किया हमारा है, तो फिर तो हम ही को सत्ता में रहना चाहिए था, क्योंकि भाजपा तो पिछले 8 साल से एक भी संयंत्र भाजपा ने नहीं लगाया। बीच में नहीं बोलेंगे आप भाजपा की प्रवक्ता, भाजपा की प्रवक्ता ये बताएंगे यहाँ से दर्शकों को। आयुष जी, हस्तक्षेप नहीं होने दे आयुष जी। और आप ये सवाल पूछे, आप भाजपा के प्रवक्ता से यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछें कि पिछले 8 वर्ष में क्या भाजपा सरकार ने और जजपा के साथ मिलकर के क्या एक भी नया बिजली संयंत्र स्थापित किया है प्रदेश के अंदर, और यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और यदि उसका भी जवाब नहीं है तो कौन से कदम उठाए हैं पिछले 8 वर्ष के अंदर भाजपा ने इस बिजली की किल्लत की समस्या से जूझने के लिए, जिसके तहत आज यमुनानगर के प्लांट में 8 दिन का और पानीपत के प्लांट में मात्र 7 दिन का कोल बाकी है। भाजपा की प्रवक्ता से इस बात का जवाब ठीक है, ये बड़ा सवाल है। हाँ, रमन जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात ये आनी चाहिए कि ये मैंने पहले भी बोला, महिमा जी को अक्सर सिलेक्टिव एमनीजिया होता है मेरी बहन को, तो मैं उनको दोबारा बता देता हूँ। आयुष जी, सिलेक्टिव एमनीजिया मैडम, इट इज नॉट पर्सनल। मेरा डायग्नोसिस ना करें डिबेट पर बैठकर। सॉरी, सिलेक्टिव एमनीजिया कोई कमेंट नहीं। मुझे एमनीजिया है या मुझे कुछ और है, इसका विश्लेषण मुझे भाजपा प्रवक्ता से नहीं करवाना है। ठीक है, चलिए ठीक है रमन जी, ठीक है रमन जी, बात अपने संविधान अनुसार सुनना और भूलने की क्षमता रखती है। 35,000 करोड़ का लोन इन दोनों विद्युत निगम के ऊपर था जब आप गए हैं इनके ऊपर नुकसान और लोन, उसको रिफर्बिश करके, उसको ठीक करके आज ये दोनों के दोनों निगम जो हैं ये लगभग 1500 से 2000 करोड़ के मुनाफे में हैं। और इसको करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा देना या इनमें इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, जिसके वजह से प्रदेश की जो सप्लाई है बिजली की वो बिल्कुल खत्म हो सकती थी। तो सबसे पहला काम तो ये करा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी करी
कि 36 से लेकर 38% का लाइन लॉस था इस में हमारे हरियाणा में, जिसको हमने रिड्यूस करके आज 13.8% के करीब ले आए हुए हैं। आगे और आएगा। हमने ये भी करा कि एक सोशल अवेयरनेस बनाने के लिए जो सरपंच के इलेक्शन होने हैं, जब सरपंची की बात आती है, उसमें ये लिख दिया गया, बना दिया गया कि बिजली चोरी का कोई भी केस जिस व्यक्ति पे हो वो सरपंची नहीं कर सकता। और बताता हूँ क्या करा। मारा गांव जगमग गांव के अंदर हमने जो चेंज करा, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाए, सिस्टम चेंज करा, उन सबको मिला के फर्क ये हुआ कि 6500 गाँव में से लगभग 5480 गाँव में अंदाजन 20 से 24 घंटे बिजली आती है। पहले हरियाणा के अंदर बिजली का होता था कि बिजली का डे एक बन जाता था, या कहा जाता था कि बिजली का वार है। 2-2 दिन 3-3 दिन बिजलियां नहीं आती थी तो 8-8 घंटे में गायब हो जाती। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं रमन मलिक जी, कोई नया पावर प्लांट लगाएंगे नहीं। पावर हम लोग देख रहे हैं, डिमांड हर साल बढ़ती चली आ रही है, जो लगा तो कैसे आप पूरा करेंगे? और फिर ये जो क्राइसिस है, अब जो क्राइसिस हो गई, इसको आप कैसे करेंगे? मुझे बताइए 2 दिन में कैसे दूर हो जाएगा? यमुनानगर के संयंत्र की बात होती है, वो चाइनीज संयंत्र क्या लगाया, कैसे हुआ, वो तो एक विषय है। लेकिन उस विषय में सबसे मजेदार बात ये रही कि कितने टाइम पार्ट्स जो थे उसमें ही नहीं, और वो वेट करते रहे। उसके अलावा ये जो संयंत्र हैं, इनमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा गया कि फला मेगावाट से ऊपर अगर बिजली बनती है तो वो हरियाणा के हिस्से में, उसमें से कुछ हिस्सा हरियाणा को मिलेगा। ये अनुबंध 10 आपकी सरकार ने करा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो उस करार वाले, अनुबंध वाले लिमिट पे ही नहीं पहुंचेंगे प्रोडक्शन में, तो हरियाणा को मिलेगा क्या? जो इनके पंजाब की थे वो ऐसे दिखाते थे, वो वैसे ही होगा जो हरियाणा को मिला। तो इसलिए पूरी परिस्थिति को, बोर्डों को भी फाइनेंशियली साउंड करना और उसके बाद उनको हेल्दी बनाना। आज प्रदेश के अंदर बिजली की व्यवस्था 2014 से कहीं बेहतर है और लाइन लॉस कम है, बिजली चोरी कम हुई है, बहुत फर्क पड़े हैं। और ये सारा काम करने वाले मनोहर लाल हैं, उन्होंने ये रिफॉर्म करे हैं। मैं अब ये सामने आपसे रखना चाहता हूँ कि ये जो लोग अडानी अंबानी राग अलापते थे 2 साल पहले भी, 1.5 साल पहले भी, आज भी कई बार अलापते हैं, कि ये बताएं कि यमुनानगर में जो मंजीरा बजाया अडानी अंबानी का, और जो अडानी के लिए ये जो करार करा, जिसके अंदर उनके ऊपर करार तोड़ने का कोई खामियाजा ही ना भरना पड़े, ऐसा करार कच्चा बनाया। तो ये एक्चुअल दोस्त हैं अडानी अंबानी के, या और जिनके ऊपर आरोप लगा रहे थे? चलिए ठीक है, अडानी अंबानी महिमा जी, ठीक है, चलिए राम जी, आप इस सवाल को पहले भी उठा चुके हो, महिमा जी ने उसका जवाब दिया ना, फिर से महिमा जी। नहीं, कोई नहीं दिया जवाब। आयुष जी, जलेबी की तरह घुमावदार बातें करना भाजपा और उनके प्रवक्ता की खासियत है, और सीधे जवाब देने को तो है नहीं कुछ भी, तो इसलिए घुमा के कांग्रेस और वही उन्हीं चीजों में, उन्हीं गलियारों में ये घूमते रहते हैं, और एक भी बात ऐसी स्पष्ट नहीं कहते जिससे एक वाक्य को सुन के किसी व्यक्ति को सीधी स्पष्ट बात समझ में आ जाए। ये वैसी ही बात है जैसे आज ही कहते हैं हमने विकास कर दिया है प्रदेश के अंदर, कर्जे का जो बीच में नहीं, मैं भाजपा के प्रवक्ता का डायग्नोसिस नहीं करती, वरना ऐसा बढ़िया डायग्नोसिस करूंगी हस्तक्षेप करने का कि भाजपा के प्रवक्ता फिर याद रखेंगे। बीच में हस्तक्षेप नहीं करें, अपने अवसर में बोलते हैं, दूसरे के अवसर को सम्मान करें। नहीं ठीक है रमन जी, सुनिए ना, देखिए मैं पूरा समय दे रहा हूँ, इसीलिए आराम से सुनिए, हस्तक्षेप नहीं करें और अपने अवसर में ही बोलें। देखिए, आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो जिस प्रकार का कर्जा है, जो कर्जा लेकर के ये विकास का जो आज डंका बजाते हैं, इनको ये बात बोल रहे हैं कि जनता ये बात सब कुछ देख रही है, विकास के बारे में आज ये बोलते हैं, लेकिन जो कर्जा है वो 2014 के मुकाबले आज कितना है? आज ये बात कर रहे हैं कि हमने गांव जगमग और ये सारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इनसे संयंत्र के बारे में पूछा गया तो एक बात भी नहीं बता सके आयुष जी। हमने बाकायदा आंकड़ों के साथ यहाँ पे सारी बातें पूछी। अडानी अंबानी की मित्रता की ये बात कर रहे हैं, इनसे ये सवाल पूछा जाए कि अडानी अंबानी का हजारों करोड़ों का कर्ज किसने माफ किया है?
क्या कांग्रेस ने माफ किया है वो कर्ज? क्या अडानी अंबानी के पोर्टों के ऊपर जब ड्रग्स मिलती है तो क्या कांग्रेस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने का काम करती है? आज प्रदेश के अंदर एक ऐसे ऑफिसर के ऊपर FIR होने के आदेश होते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं। आज जो हालात हैं सरकार के, ये मैंने जैसे शुरू की थी बात, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और दिल्ली से जो आगजनी शुरू हुई है, नफरत की आगजनी, हरियाणा तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि ना बिजली में, ना शिक्षा में, ना महिला सुरक्षा में कहीं पर भी इनके उपयुक्त इनके द्वारा कदम उठाए गए हैं। और जब कदम उठाने की बात आती है तो ये कांग्रेस के पीछे छुपते हैं और पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया या कांग्रेस ने ये खराब किया। ये अपनी जवाबदारी को न मानते थे, न मानते हैं और इनसे जवाबदारी 2024 में जनता लेके रहेगी। रमन मलिक जी अपनी जवाबदारी से भाग रहे हैं। रमन मलिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि आप अपनी जवाबदारी से भाग रहे हैं, क्योंकि अभी भी अल्टीमेटली आपको इसका सॉल्यूशन निकालना आपको ही है। ये कहने से तो काम चलेगा नहीं ना रमन मलिक जी, कि ये करके गए थे लोग, तो अभी परेशान हो रहे हैं, सरकार आपकी है। देखिए, जो लोगों को परेशानी है उसको सुलझाने का काम तो ये सरकार कर ही रही है, लेकिन पुराने मसौदों को भी ठीक करने का काम ये सरकार कर रही है। लोग इन्हें ये करेंगे, लोग उन्हें वो करेंगे, ये कहने वाले 300 कुछ स्थानों पे तो उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह पे अपनी जमानतें भी नहीं बचा पाए। तो ये उपदेश देने की जरूरत नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि वो लोग ये बात कर रहे हैं जो 25 साल से एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी फेल हो रहा है और उसको बेचने वाले भी फेल हो रहे हैं। तो ये फेल जमा फेल जीरो रहेगा और फेल ही रहेगा। बात आप बार बार ये करते हैं कि आपने क्या ऐड करा। मैंने अभी भी आपको बताया, अगर इस प्रदेश के अंदर अंदाजन 36 से 38%, मतलब कि आज के हिसाब से 13.8% हमने अगर लाइन लॉस को ले आए हैं, तो वो स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि लगभग 23% के करीब हमने बचाया। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। करी हुई है, जो प्लांट्स आपके पूरे ठीक नहीं चल रहे थे उनको भी हम दुरुस्त करवा रहे हैं, उनको भी ठीक चलवा रहे हैं, उनको भी आगे बढ़वा रहे हैं। जहां तक कोल का इशू है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन पूरी दुनिया में है, सिर्फ भारत में नहीं है। और आप वो लोग हैं जो कोलगेट करके खिला के हंसते थे। कोलगेट याद है ना, वही कोलगेट, वो कोलगेट करने वाले आज कोल को रोते हैं। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। और इसी सरकार ने हर जगह, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, बार बार आपके करे हुए गड़बड़ झाले को ठीक करा है और उसको अच्छी स्थिति में पहुंचा है। हमने तो ये भी करा है कि 1970 में लॉन्च हुए थे प्रोजेक्ट, वो भी हमने आके खत्म करे। तो आप जो हैं इतने हताशा में हैं कि आपको एक फ्रस्ट्रेशन है, वो समझ आता। ठीक है, लेकिन रमन मलिक जी अभी इसको आप कैसे दूर करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर हम ये समस्या कम कर देंगे या इसको हम इसका निदान करेंगे। अभी 2 दिन में कैसे हो जाएगा ये? हम ग्रिड के माध्यम से एडिशनल परचेज, एनर्जी इंडेक्स के माध्यम से परचेजेस हैं या दूसरे जो हमारे ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर काम बकायदा चल रहा है। और ये भी हमको मानना पड़ेगा कि अप्रैल के समय में, मार्च एंड और अप्रैल में इस प्रकार की वेदर एनोमली नहीं होती थी, इस प्रकार की गर्मी नहीं होती थी। और ये जब हुई है तो एक वेदर चेंज आया है, एक क्लाइमेट चेंज का विषय है। उसकी वजह से कोई जो डिमांड सप्लाई का एक बना हुआ था अनुपात, वो बिगड़ा है, उसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए महिमा जी। मैं तो आयुष जी एक सीधी सी स्पष्ट सी बात बहुत देर से भाजपा प्रवक्ता से पूछ रही हूँ कि हमने अपने नीड्स को, हमने अपनी जरूरत को अप स्टेप करने के लिए क्या किया। आज देश और प्रदेश के अंदर ये बात किसी से छुपी नहीं है आयुष जी, कि पूरे देश का 1% तबका, वही तबका जिसका ये टैक्स माफ, जिसका ये लोन माफ कर रहे हैं हजारों करोड़ों का, सिर्फ वो तबका अमीर होने की ओर बढ़ रहा है। बाकी 99% जनता जो है वो गरीबी के तले जो है, देखिए जब कांग्रेस गरीबी हटाओ कर रही थी तब ये गरीबों को हटाने का प्लान तैयार कर रहे थे और आज उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
आज जब आप इनसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया, तो ये उसका जवाब तो दे नहीं पा रहे। ये 1970 इन्होंने 1972 के जो BBMP के रूल्स थे आयुष जी, उसके अंदर इतने गलत संशोधन करते हैं कि इनके माननीय खुद के मुख्यमंत्री जो हैं, हम सबके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, इनके अपने नेता, वो ये कहने पर विवश हो गए कि मैंने केंद्र सरकार से कहा था कि ये न किया जाए, बावजूद उसके वो किया गया और हम कोशिश में लगे हुए हैं कि इसमें संशोधनों को ठीक किया जाए। तो ये ना उसके ऊपर जवाब दे पाते हैं, ना ये बिजली के आप कह रहे हैं कि ऐसा वेदर हो गया, ऐसा वेदर पहले कभी हुआ नहीं था। क्या सरकार का जो वेदर डिपार्टमेंट है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है क्या भाजपा के आने के बाद? क्या वो ये आपको पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था कि किस प्रकार की गर्मी होने वाली है? बहुत से रिकॉर्ड्स तो पिछले वर्षों में भी टूटे हैं गर्मी के, लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की किल्लत की उम्मीद नहीं की जा रही। 2014 से पहले की ये बात कर रहे हैं, तो ये 1947। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज की चर्चा भी अब मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। समय नहीं है मेरे पास। महिमा जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि पावर की क्राइसिस है और मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 2 दिन के अंदर ये समस्या का समाधान होगा। अब देखना ये होगा कि ये किस तरह से किया जाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।